अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक क्वांटिटीज को देखेंगे। यानी हमारे पास जो क्वांटिटीज लीनियर मोशन के दौरान, जैसा कि पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमने पढ़े थे, और रोटेशनल मोशन में भी हमने एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों का आपस में रिलेशन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले पहली क्वांटिटी को देखते हैं, जिसके अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब बॉडी मूव करता है तो उसकी जो डायरेक्शन उस लाइन के अलॉन्ग होती है और जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और दूसरा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से रिप्रेजेंट किया था। और ये जाहिर बात है, उसके इनिशियल और फाइनल एंगल का जो डिफरेंस होता है उसके बराबर ही होता है। ये हमने पहले पढ़ा था। कंसिडर करते हैं एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कल के अंदर, और सर्कल का रेडियस जो है वो आर है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, पार्टिकल की इस सर्कल के अंदर घूमने के लिए एक रेफरेंस पोजीशन थी, जो कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर उसकी पोजीशन को लिया हुआ है। और यहाँ से ये पार्टिकल अगर मूव करके बी पॉइंट पर जाता है, ठीक है, तो इट मूव्स व्हेन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा? जाहिर बात है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होगा इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस लाइन के अलॉन्ग इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट वुड बी थीटा। ठीक है जी, डेल्टा थीटा आप लेते थे, बट इस वक्त मैं इसको थीटा ले रहा हूं, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस पॉइंट पर मैंने यूं समझना है कि इसकी इनिशियल जो पोजीशन थी वो 0 थी। तो जब आप डिफरेंस लेंगे थीटा माइनस 0, तो वो थीटा ही आ जाएगा। तो ये असल में इस वक्त थीटा जो है स्टैंड्स फॉर डेल्टा थीटा, यानी कि चेंज इन पोजीशन, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एस इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि ये पार्टिकल तो इस लाइन पर मूव किया। अच्छा, अब हमने रिलेशन लेना है एस का और थीटा का। तो ये तो आपने देख लिया, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एस कहाँ पर है, ए टू बी का डिस्टेंस, और थीटा क्या है, रेफरेंस लाइन और ओ बी लाइन का जो एंगल बन रहा है। अब एक और काम करते हैं, इन मूविंग फ्रॉम ए टू सी, फर्ज करते हैं कि ये ए टू सी गया है। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है कितना है, आपने ए टू से यूं एडजस्ट किया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेडियस ऑफ सर्कल आर के बराबर है। अगर ऐसा हो जाए तो आपको मालूम है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस केस में 1 रेडियन हो जाती है, यानी कि ए टू सी अगर आर यानी रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 1 रेडियन। तो ये केस फिर हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब 1 रेडियन है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर के बराबर है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सामने हो गई, एक ए ओ बी, दूसरी ए ओ सी। आपने यहाँ पर ये बात कंसिडर करनी है कि ये जो ए टू सी स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट बनता है वो ए टू सी आर के भी आप बराबर ले रहे हैं, यानी कि कम सा डिफरेंस है जो इसको भी आपने इग्नोर करना है। इसी तरह से ए टू बी जो स्ट्रेट डिस्टेंस है उसको आप ए से बी जो आर्क की लेंथ है जो कि थोड़ी सी कर्व्ड है उसके बराबर कंसिडर करते हुए चलना है, ताकि यूं ट्रायंगल्स यहाँ पर कंसिडर की जा सके। From simple geometry it is clear from the figure, greater is the arc length, जहां पर आर्क की लेंथ ज्यादा हुई है वहां पर आप देख रहे हैं एंगल भी ग्रेटर हो गया है, मोर हो गया है। अब हमारे पास अगर इस आर्क की लेंथ की रेशियो ली जाए आपस में, मतलब ए से बी तक की जो लेंथ है उसको डिवाइड कर दिया जाए ए टू सी वाली लेंथ, ठीक है, आर्क ए बी ओवर आर्क ए सी, तो जो इनमें रेशो बनेगी वही इनके एंगल्स की भी रेशो बनेगी, क्योंकि आपने ऊपर देख लिया कि जहां पर आपके पास आर की लेंथ ज्यादा होती है तो उतने ही टाइम्स डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होता है। तो इट मींस इनका एंगल, यानी कि ए ओ बी एंगल डिवाइड बाय ए ओ सी एंगल, यानी कि जो एंगल्स की रेशो है वही आर की रेशो के बराबर आंसर आएगा। अच्छा, आप इनकी वैल्यूज दर्ज कर देते हैं। ए बी आर्क का जो लेंथ का नाम आपने रखा हुआ है वो है एस, और ए टू सी वाली आर की लेंथ कितनी है वो है आर, वो दर्ज कर दी। इस तरह से ए ओ बी जो एंगल है उसका नाम थीटा है, और ए ओ सी वाला एंगल जो है वो 1 रेडियन है, तो उसको 1 दर्ज कर दिया। अब आप आर को ला करके इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसा करने पर हमारे पास एस इज इक्वल टू आर थीटा आ गया। आर आपको पता है सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहता है, तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एस ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप आपके पास आ गया। इसका मतलब व्हेनेवर यू हैव
angular displacement, you can get linear displacement. Whenever you have linear displacement, you can easily get angular displacement by using this formula. तो इस फार्मूले का ये आ गया आपके सामने प्रूफ। नेक्स्ट चलते हैं। आप फर्ज करते हैं कि जो आपके पास ए से बी या किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी ने मूव करना है, उसमें जो टाइम उसको इंटरवल रिक्वायर्ड था दैट इज डेल्टा थीटा। तो अगर वो टाइम नोट कर लिया जाए तो हम लीनियर वेलोसिटी और फिर एंगुलर वेलोसिटी का भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे। पार्टिकल मूविंग सर्कल में उसने डेल्टा टी टाइम लिया है कवर करने के लिए एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, लेकिन जैसे वो डेल्टा थीटा कवर करता है डिस्प्लेसमेंट, आपको मालूम है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा था, तो जब थीटा में चेंज आएगी तो जारी बात है कोरिस्पॉन्डिंगली डेल्टा एस में भी चेंज आ जाएगी। ठीक है जी। तो रिजल्ट क्या होगा, सर्कल में एक बॉडी ने मूव करना है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ए से बी जाने में उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया, जबकि इस दौरान जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है उसका नाम हमने ओमेगा रखा हुआ है, इस तक हम पहुंचते हैं। अच्छा, आर उसका रेडियस है, और इस तरह से यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो एंगल की चेंज है, अगर आप चेंज का नाम फिलहाल डेल्टा थीटा पूरा रख दें, हालांकि पहले हमने इसको थीटा माइनस जीरो करके थीटा कर दिया था। अभी हम जनरल केस ले रहे हैं ना कि अगर आपके पास यहाँ तो इनिशियल जीरो एंगल है, अगर ना भी जीरो हो तो भी फिर आपके पास डेल्टा थीटा जो है ये वाली बात एप्लीकेबल रहेगी, और उधर जो भी एस पहले था और बाद वाला है उसका डिफरेंस आप लेंगे, दैट वुड बी डेल्टा एस। लेकिन ये जो भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुई है एंगुलर भी और उसी के करस्पॉन्डिंग एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसका टाइम जो उसने लिया है दैट वाज डेल्टा टी। आप यहाँ पर एक और शर्त जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, आपने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लिया, ये भी ध्यान में रहे। और इस दौरान आपने करना क्या है, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिवाइड कर देना है टाइम इंटरवल डेल्टा टी के साथ, कर दिया, पर साथ ही आपने लिमिट भी लगा दी कि भाई याद रहे ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है, यहाँ पर भी डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है। डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, भाई ये तो एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी लीनियर वाली, और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी ये एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी एंगुलर वाली। पर जब आपने लिमिट लगा दी तो याद है मैंने आपको बता रखा है कि लिमिट लगाने से ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी, इधर ये लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी और इधर ये लीनियर एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। मींस आपने इस चीज को ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि डेल्टा एस और डेल्टा टी में अगर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो तो जो ये बनेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लीनियर वाली, और डेल्टा थीटा और डेल्टा टी के केस में अगर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो देन इट विल बी लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। मींस आप इसकी जगह पर v लिख देंगे और इस पूरी ब्रैकेट वाले की जगह पर लिखेंगे ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। तो इन दोनों में आपस में ये रिलेशन आ गया। अब v मालूम है तो ओमेगा मालूम हो सकता है, ओमेगा मालूम है तो v मालूम हो सकता है, जबकि r इसमें कांस्टेंट है। यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ऊपर डेल्टा v को कहा है कि ये अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब a और b को बहुत करीब होना चाहिए। अभी नो डाउट डायग्राम में हमने जारी बात है ये जरा समझने के लिए इसको थोड़ा सा दूर रखा होता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत करीब होगा। अगर ये बहुत करीब होगा, a से b तक की जो आपके पास आर्क लेंथ होगी और उसकी लाइन बनेगी वो तो बिल्कुल टेंजेंट के अलॉन्ग बन जाएगी। The direction of the फिर linear velocity जो होगी वो along the tangent होगी, so it is called tangential velocity। इसी वजह से इसको हम ऐसी रोटेशन में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी लीनियर वाली उसका दूसरा नाम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी रखते हैं, क्योंकि जब आप A से B तक की स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, B को आपने यहाँ पर कंसीडर करना है, देन इट विल बी अलोंग टेंजेंट। जी, आप चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, यानी A और अल्फा का रिलेशन मालूम करना। हियर अगेन आप एक सर्कल में घूमते हुए बॉडी को ले लें जो कि पॉइंट A से B तक गया, और अब आपको मालूम है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि या तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बट मैंने सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पर इंक्रीजिंग लिया है, यानी कि जिधर को रोटेशन थी उधर को ही ओमेगा थी और उधर को ही इंक्रीजिंग के केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और उसी डायरेक्शन में आपने एक्सेलरेशन देखा कि हम ले रहे हैं फिलहाल। इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, नो डाउट वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो दोनों में से कोई एक वक्त में एक ही केस कंसिडर कर सकते हैं ना, हम तो वो कर लिया। अच्छा, अब इस केस में एंगुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन के दरअसल दो कंपोनेंट्स हैं। तो बिफोर दिस कि आप इस रिलेशन को स्टडी कर लें, हम आपको बताएंगे कि जो लीनियर एक्सेलरेशन इसकी कोरस्पॉन्डिंग जब भी बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उसके पास दो लीनियर एक्सेलरेशन होते हैं, यानी लाइन के अलाउंग जो एक्सेलरेशन हो सकते हैं वो दो होंगे, उनमें से एक का रिलेशन बनेगा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, दूसरे का नहीं बनेगा। आइए देखते हैं पहले कि वो दो हैं कौन से और फिर उनमें से किसका रिलेशन बनता है उस पर जाएंगे।
सबसे पहले नोट करिए, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि जैसे आपने टेंजेंट के अलॉन्ग ऊपर देखा था ना कि एक वेलोसिटी होती है, ऐसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। ये होता क्यों है? ये तब होता है अगर रोटेशनल बॉडी जो है, रोटेटिंग बॉडी जो है, उसकी स्पीड में चेंज आ रही है, यानी कि या तो वो फास्ट हो रहा है घूमने में या वो घूमने में स्लो हो रहा है, ठीक है ना जी। जब उसकी स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन स्पीड चेंज हो रही है, या आप यूं कह सकते हैं इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि स्पीड जब भी चेंज हो रही होगी तो स्पीड चेंज होने के लिए स्पीड ने अगर अप होना है या स्लो होना है तो स्पीड जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में अप होती है, उसी डायरेक्शन में यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्लो होती है, तो फिर उसकी लाइन के अलॉन्ग ही इसकी भी डायरेक्शन बनेगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है स्पीड के चेंज होने की वजह से है और इसकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, इसी वजह से इसका नाम हमने रखा हुआ है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरी, जैसे ये आपने देख लिया, आपके पास ये टेंजेंट के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होगा। ये कब होगा? अगर स्पीड या अप हो रही है या अगर स्पीड स्लो हो रही है। अप के केस में तो आपने देखा अपवर्ड हो गया है, डाउन के केस में अगर स्लो हो रही है तो डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अगर स्लो हो रही है। अच्छा जी, रेडियल दूसरा होता है, ये असल में सेंट्रीपिटल होता है, जो सेंटर की जानिब होता है, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। क्योंकि ये रेडियस के अलॉन्ग होता है इसलिए हम इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन AR इनफैक्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर आपको याद हो तो इसकी वैल्यू v²/r थी, जो कि अगले लेक्चर में हम प्रूव भी करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक में आपने ये पढ़ा होगा। अच्छा, इट इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ओनली, ये स्पीड अप हो या स्लो हो या कांस्टेंट स्पीड हो, तीनों केसेस में चूंकि डायरेक्शन तो बदल रही है तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से ये मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, ये सेंटर की जानिब होता है लेकिन अलॉन्ग रेडियस है, रेडियस के अलॉन्ग होता है, चूंकि रेडियस के अलॉन्ग है, रेडियल लाइन है उसके अलॉन्ग होता है, इसलिए ये भी मतलब है लीनियर, बट इसका रेडियल होना रेडियस की वजह से उसके अलॉन्ग है उसके, बट ये है जिधर को आप रेडियस मेजर करते हैं उसके अपोजिट। रेडियस हमेशा जो है हम ओरिजिन से यानी कि सेंटर से आउटवर्ड मेजर करते हैं, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द ओरिजिन है। अच्छा, इट इज प्रेजेंट इवन व्हेन ओनली स्पीड इज कांस्टेंट, जब स्पीड कांस्टेंट भी हो तब भी ये मौजूद होता है, बट वो स्पीड के चेंज की वजह से आता है। इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर अलोंग द रेडियस होती है, यहाँ पर होगा तो ये इस रेडियस के अलॉन्ग भी, जब पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तब ये इस रेडियस के अलॉन्ग होगा, यहाँ पर भी पार्टिकल का पॉइंट पहुंचेगा ये वहां पर जो रेडियस बनेगा उसी के अलॉन्ग होगा। अच्छा जी, इसका मतलब हुआ कि अगर आप लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, चूंकि दो लीनियर एक्सेलरेशन है और दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो फिर इनका रिजल्टेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके वेक्टर सम लेना पड़ेंगे, यानी कि नेट अगर आपने लेना तो A विल बी इक्वल टू A टेंजेंशियल प्लस AR वेक्टर सम इनका हेड टू टेल रूल से। और मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? मैग्नीट्यूड आपको मालूम है जैसे कि AX² प्लस AY² स्क्वायर रूट लेते थे, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री पर हैं तो AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर रूट आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब चलते हैं हम कि इन दोनों लीनियर एक्सेलरेशंस में से कौन सा है जो एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशनशिप रखता है, ठीक है जी, रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको मैंने पहले ही फार्मूला में लिख दिया हुआ है कि अल्फा के साथ सिर्फ टेंजेंशियल वाला जो है वो रिलेटेड होगा, ये वाला नहीं होगा। आइए इसको जरा देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? अब आप टेंजेंशियल कंपोनेंट के बारे में जैसे पहले पढ़ा कि ये लीनियर एक्सेलरेशन का एक वो कंपोनेंट है जो कि टेंजेंट के अलॉन्ग, ये क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ रोटेटिंग बॉडी, या आप ये कह सकते हैं ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, यानी लीनियर वेलोसिटी का जब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है तो इसकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। सर्कल कंसीडर कर लें जी, सर्कल कंसीडर कर लें, इसमें रोटेशन हो रही है और रोटेशन जारी बात अगर रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर था पहले तो ये उधर को जा रहा है, तो ये आपके पास टॉप से देखें अगर तो इट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और फिलहाल आप यूँ समझ लें कि हमारे पास अल्फा भी जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। इंक्रीजिंग की वजह से मैंने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो थी उसी डायरेक्शन में इसकी भी डायरेक्शन ले ली। डिक्रीजिंग का केस होता तो लाइन यही रखता बट अपोजिट डायरेक्शन में इसको डायरेक्शन दे देता। अच्छा, रेडियस r है सर्कल का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं और इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन बनेगा। वो जो आपके पास रेडियल है वो अल्फा के साथ रिलेटेड नहीं, क्योंकि वो अल्फा की एब्सेंस में भी मौजूद रहता है। अच्छा जी, हमने डायरेक्शन जो है ना अल्फा की वही ले ली। अब चलते हैं जो कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की थी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज। हमारे पास वेलोसिटी जो थी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी, उसका रिलेशनशिप अभी पिछले आर्टिकल में जो हमने किया वो v इज इक्वल टू r ओमेगा प्रूव किया था। ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी, v क्या था? लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, आप यूं कंसीडर कर लें कि डेल्टा टी टाइम जब गुजरा तो उसमें स्पीड में चेंज आ गई, यानी स्पीड या अप हो गई या स्लो हो गई। तो फिलहाल केस में हमने वैसे अप फर्स्ट दी हुई है, बहरहाल अप भी एक चेंज है, स्लो भी एक चेंज है, दोनों केसेस में ये बात ट्रू हो जाएगी।
हमारे पास ओमेगा चेंज होगा, एंगुलर वेलोसिटी कोरिस्पॉन्डिंगली लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा v इक्वल टू आर डेल्टा वी। आर चूंकि कांस्टेंट है तो हमारे पास v की चेंज के कोरिस्पॉन्डिंग ओमेगा की चेंज आएगी। यानी कि जैसे फैन को अगर आप ऑन करते हैं तो उसकी स्पीड अप हो रही होती है, तो ब्लेड के ऊपर मौजूद किसी भी पॉइंट को अगर आप जो कि सर्कुलर मोशन में है उसको अगर कंसिडर करें तो उसकी लीनियर स्पीड भी अप हो रही है, और ओवरऑल पूरे रिजिड बॉडी को अगर आप कंसिडर करें तो आपको पता है हर पॉइंट का भी, पूरे रिजिड बॉडी का भी एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो वो भी इंक्रीज कर रहा है, यानी ओमेगा भी इंक्रीज हुआ, ओमेगा के साथ साथ लीनियर वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई। यही काम फैन ऑन करने पर होगा, बट वहां पर यही चेंजेस आएंगी, वो लेकिन स्लो होने की वजह से नेगेटिव चेंजेस होंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये चेंज आई कितने टाइम में है जी? डेल्टा टी टाइम में। फर्ज करते हैं ये जो डेल्टा टी था अप्रोचेस टू जीरो था, यानी कि वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में आपने ये चेंजेस मेजर किए। ठीक है जी, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में याद रखना, जैसे कि अप्रोचेस टू जीरो का मतलब होता है 0.001 हो जाए, वेरी स्मॉल टाइम, और उस दौरान वेरी स्मॉल सी चेंज आपके पास ओमेगा की कोरिस्पॉन्डिंगली वेरी स्मॉल सी चेंज आपके पास लीनियर वेलोसिटी की होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट काम आपने करना क्या होता है, इस इक्वेशन को जो चेंज वाली है इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो ये ले डेल्टा वी को आपने डेल्टा टी से डिवाइड किया, डेल्टा ओमेगा को भी डेल्टा टी से डिवाइड किया, बट साथ में ये भी लिख दिया कि भाई यहाँ पर आपने डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो ले रखा है। अगर आपने दोनों तरफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो ले रखा है तो आपको याद होना चाहिए कि फिर तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है लीनियर वाली, ये लीनियर एक्सेलरेशन के बराबर होगी, बट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होने की वजह से ये टेंजेंशियल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा, है तो टेंजेंशियल लेकिन इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। कोरिस्पॉन्डिंगली यहाँ पर भी ये अल्फा जो है बनेगा, बट ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस बनेगा, क्योंकि आपके जहन में होना चाहिए कि जैसे लिमिट अप्रोचेस टू जीरो होती है डेल्टा टी पर, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो एवरेज नहीं आता, वो फिर इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन के केस में भी, और हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन के केस में भी, और एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में भी। तो ये तो रिलेशन प्रूव हो गया, बट आपने देखा कि यहाँ पर डेल्टा वी की वजह से, जो कि स्पीड की मैं लिख रहा हूँ ऊपर चेंज, वेलोसिटी की चेंज में आपके पास स्पीड भी चेंज हुई हो सकती है और डायरेक्शन भी चेंज हुई हो सकती है, लेकिन मैंने स्पीड लेकर ये बात कंफर्म कर दी कि मैग्नीट्यूड में चेंज आ रही। इसका मतलब हुआ कि जब मैग्नीट्यूड में चेंज आएगी तभी ओमेगा की भी चेंज आएगी, क्योंकि ओमेगा की आमतौर पर डायरेक्शन नहीं बदल रही होती, जैसे फैन घूम रहा है वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता, इसी प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहते हुए ही घूम रहा होता है, तो उसकी डायरेक्शन उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होती है। जैसे कि ये अगर आपके पास प्लेन है जिसमें ये घूम रहा है, उसके ऊपर डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही जो है वो ओमेगा की भी होगी, तो वो नहीं चेंज हुई, तो मैग्नीट्यूड में सिर्फ चेंज आया। तो यूं आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन के कोरिस्पॉन्डिंग ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो अपीयर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर अल्फा ना हो, मतलब जब वो फैन कांस्टेंट स्पीड से घूमने लग जाता है उसमें अल्फा नहीं होता, मतलब उसकी डेल्टा ओमेगा नहीं होती, ओमेगा तो होती है बट उसमें चेंज नहीं होती, तो ऐसे केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है। आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है फिर? जीरो। ये नहीं, इक्वेशन ये बता रही है पहले ये वाली कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन मौजूद है, या फिर हमारे पास डेल्टा ओमेगा मौजूद है, या फिर डेल्टा वी मौजूद है। जैसे ये खत्म होंगे तो आपके पास ए टी खत्म हो जाएगा, बट जो आपने ऊपर वी स्क्वायर ओवर आर देखा था रेडियल कंपोनेंट जो इस तरफ को आता है, वो तब भी मौजूद होगा जब स्पीड में चेंज नहीं है, क्योंकि उसके फार्मूला में अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास क्या मौजूद है? वी स्क्वायर, डेल्टा वी नहीं है। ठीक है, जबकि इसके केस में आप देख रहे हैं क्या मौजूद है फार्मूले में? डेल्टा वी का होना शर्त है, स्पीड का चेंज होना शर्त है, और वी स्क्वायर में आपको पता है वेक्टर का भी अगर आप स्क्वायर लेते हैं यानी सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो ही वी स्क्वायर बनता है, तो उसमें डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में सिर्फ स्केलर क्वांटिटी आती है, तो वी स्क्वायर एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि स्पीड है, डायरेक्शन उसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड पर भी रेडियल एक्सेलरेशन मौजूद होता है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ तब मौजूद होता है अगर स्पीड में चेंज आ रही है। ठीक हो गया जी, तो ये बात आपके सामने अब क्लियर हो गई कि अल्फा का रिलेशनशिप लीनियर एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल कंपोनेंट के साथ है ओनली। अच्छा, अगर यहाँ तक बात पहुँच चुकी है तो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी, जिनमें बल्कि ये चौथी भी ऐड कर लें एवरेज वेलोसिटी वाली। तो आपने s इक्वल टू वी टी लिखा था, अब s की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और v की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दर्ज कर दें तो ये क्वेश्चन एंगुलर मोशन में आ जाएगी। आपने देखा था vf इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो a की जगह पर a क्या था? लीनियर एक्सेलरेशन, की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगा। वी आई लीनियर इनिशियल वेलोसिटी थी, उसकी जगह पर ओमेगा आई एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। वी की जगह पर ओमेगा एफ यानी कि एंगुलर फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरह से s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, तो s की जगह पर आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
वी आई की जगह पर आ गया ओमेगा आई यानी कि एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, बाकी टी तो वही रहेगा। इसी तरह से एक थर्ड इक्वेशन जो थी उसमें ए की जगह पर अल्फा, एस की जगह पर थीटा, वी एफ की जगह पर ओमेगा एफ और वी आई की जगह पर ओमेगा आई आ जाएगा। तो यूं इक्वेशंस जो हैं ये एंगुलर मोशन में बन जाती है। अब आपके जहन में ये बात होगी कि भाई इसका भी कोई ये ठीक है हमने चेंज करके यहाँ पर बना दी लेकिन कोई प्रूफ वगैरह भी तो हो जाए, है ना। देखिए आप एक काम करें, ये आपको S इक्वल टू वी टी वाली इक्वेशन याद है। S की जगह पर अभी जो रिलेशन किया उसके मुताबिक आप आर थीटा दर्ज कर दें, V की जगह पर आर ओमेगा दर्ज कर दें। दोनों इक्वेशन पूरी इक्वेशन में R मौजूद है दोनों साइड्स पर, डिवाइड बाई R करें, बन गया कि नहीं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे ही अब आप फर्स्ट इक्वेशन जो लीनियर मोशन की थी वो लें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ की जगह पर दर्ज करें आर ओमेगा, इस V की जगह पर भी आर ओमेगा, इस A की जगह पर आर अल्फा, आर से इक्वेशन पूरी को डिवाइड करें तो बन गई कि नहीं ये वाली इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में S था, वी आई था और A था, इन तीनों की जगह पर ऐसे दर्ज करें, S की जगह पर आर थीटा, V की जगह पर आर ओमेगा, A की जगह पर आर अल्फा, आर से डिवाइड करें, बन गई ये इक्वेशन कि नहीं। ऐसे ही अब आप तीसरी इक्वेशन को देखें, उसमें था 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो A की जगह पर आर अल्फा, S की जगह पर आर थीटा, V की जगह पर आर ओमेगा, चूंकि स्क्वायर है तो फिर आर का भी स्क्वायर बन जाएगा, और इधर भी V की जगह पर आर ओमेगा दर्ज करें तो स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर भी आर स्क्वायर इस टर्म में मौजूद है, इधर भी आर स्क्वायर मौजूद है, और ये भी दोनों आर मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आर स्क्वायर बन जाएगा। इस इक्वेशन को आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आपके पास देखें तीसरी इक्वेशन के बराबर बन चुकी है। लो जी, अब आपको पता चल गया कि हमारे पास किस तरह से लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज जो हैं आपस में रिलेटेड है। अभी कुछ और भी क्वांटिटीज रहती हैं वो, लेकिन जैसे इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी फिर उनका रिलेशनशिप भी आपके सामने आएगा। और जहाँ पर ये जो दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन था इंशाल्लाह ये भी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना ये रिलेशनशिप समझ में आ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई आपको जो है ना ऐसी बात जो कि क्लियर ना हुई हो, वो रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।